जो एक दो लड़का था देखिए प्रखर जो है ट्रेन पकड़ने चला गया। ट्रेन पकड़ने अरे तो कुछ खाना कुछ खा गया है? ले गया ना? नहीं ले गया, समोसा खा के गया, खा के गया। आइए हिमांशु उसके साथ गया। ठीक है, और बस तो तुम लोगों से ज्यादा जो है तो उधर भेज दें। हाँ हाँ? अच्छा चलो ये कर लो अपना। बाद में फिर और देख लेना, बढ़िया बना होगा, अच्छा बनाता है वो समोसा। हाँ और ये दो छोटो अब नहीं है क्या? है ना वही, ठीक है। स्टार्ट कर दिया तो इधर कॉमरेड होंगे, ये रूम में, इस रूम में होंगे लेफ्ट हैंड साइड। नहीं तो जो स्टार्ट है ना, तो जो पहला सवाल था वो ये था कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद आपको क्या लगता है कि जो अलग अलग पार्टी है उसका क्या चरित्र रहा है और वो किस तरीके से यहाँ पे काम किया है इस एरिया में, वो भूमि संघर्ष हो या बाकी चीज हो, उसमें उनका इंटरवेंशन क्या रहा है। तो जो पार्टी, जिस पार्टी के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं वो पहला है कांग्रेस, दूसरा है आरजेडी, और उसके बाद फिर जो बाकी क्षेत्रीय है जेडीयू एलजेपी, उनका अगर कुछ सिग्निफिकेंट रोल रहा है तो रहा है। हाँ, किसी का कुछ है नहीं, चलो पूछ लो तुम, हम जवाब दे देंगे। हाँ नहीं, क्योंकि बहुत सारा भूमि संघर्ष उस समय में भी हुआ जब आरजेडी सरकार में थी। हमारे कॉमरेड का उस समय भी शहादत हुआ जब आरजेडी सरकार में थी। तो ये सब किसका, और कांग्रेस के साथ हमेशा जमींदार खड़ा हुआ है, तो किसका क्या कैरेक्टर रहा है इतने दिनों में, उसका थोड़ी देर में बात करते हैं बेटा, इधर से लगा के। और नक्सली लोगों का क्या रवैया रहा है, अगर कुछ रहा है तो थोड़ा पूछो, हम बोलना शुरू कर दें, जब बोलोगे तो हम बोलेंगे। अब आप बोलिए। हाँ चालू हो चुका है। हाँ। अजय नहीं, तो जो ये जमीन लैंड स्ट्रगल के बारे में, हाँ ठीक है, लैंड स्ट्रगल के बारे में जो आप ने मतलब आकर के ऑब्जर्व किया सुंदरिया नगर में, और हम समझते हैं कि शायद आप उस पर भी गए होइएगा, और उसके बाद गंगोली कोठी, और इसके बाद आप गए होइएगा शायद चंदौली, और फिर जो है रायपुर। ये मेरे ख्याल में ये 5 जगह आप गए होइएगा, और फिर बाकी जो मजदूरों के एक आंदोलन की जगह थी देसवा, वहां आप गए होइएगा। दरअसल लैंड स्ट्रगल के बारे में, जमीन के संघर्ष के बारे में बिहार का बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि जब बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में, पूरे देश में हुई थी, लेकिन उससे पहले जो है ना बिहार में 35-34 में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हो चुकी थी। सोनपुर में पहली मीटिंग उसकी हुई थी, फिर मुंगेर में हुई थी, और उस समय से जो है ना किसान सभा ने खास करके जमीन के मसले को उठाया, और लगातार किसान सभा इस सवाल को उठाते हुए कि जमीन जो भूस्वामियों के पास जो कंसंट्रेट है वो बाहर आनी चाहिए, जमीन सभी को मिलना चाहिए। और बाद के दौर में आप लोगों को पता है कि 9970 उस समय जो है एक कानून बना, और वो कानून बना भू हदबंदी कानून, या उसको सीलिंग एक्ट कानून आप कह सकते हैं, एक्ट बना। उस कानून के लागू होने के बाद पूरे देश में जो है ना एक तरीके से कम्युनिस्टों ने और किसान संगठनों ने जमीन को हासिल करने की कोशिश किया, और वो पूरे देश में प्रयास हुआ था, और उस प्रयास में सबसे ज्यादा सफलता मिली थी पश्चिम बंगाल में। और वहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश में पश्चिम बंगाल एक अकेला राज्य था
जहां 16 लाख एकड़ जमीन आ, किसानों ने कब्जा किया, भूमिहीन कब्जा किया था। और उस समय की जो तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर थे विनय कृष्ण चौधरी और मुख्यमंत्री थे कॉमरेड ज्योति बसु। तो विनय कृष्ण चौधरी के उन्होंने अपने प्रशासन को उस समय दिया था कि जो भी जमीन पर कब्जा कर लेगा उसको हटाने के लिए मेरी सरकार नहीं जाएगी, बल्कि सीलिंग से जो फाजिल जमीन है तो उसको बजाबता उसका पट्टा कागज बना के दिया जाएगा। और चूंकि वो कम्युनिस्टों की हुकूमत थी, फिर सेकेंड जो था वो केरला में 3 लाख एकड़ जमीन, जो छोटा सा राज्य है, वहां पर जो है ना ये जमीन सीलिंग से फाजिल जमीन गरीबों में बांटा गया। उससे भी छोटा राज्य त्रिपुरा जो है, जो हमारा जिला समस्तीपुर है, इससे भी छोटा राज्य, वो एक राज्य है, वहाँ 95,000 एकड़ जमीन जो है कम्युनिस्टों ने उसको कब्जा किया। और कब्जा करके फिर वहाँ निरपेन चक्रवर्ती की सरकार थी तो उसको जो है कागज दिया गया। लेकिन शेष कानून बना था सीलिंग एक्ट कानून पूरे देश के लिए, लेकिन ये लागू सिर्फ वहीं हो पाया जहां कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत थी या किसानों का संघर्ष था, उन्हीं इलाकों में हो पाया। और इसके बाद हम समझते हैं कि बाकी शेष 3 राज्य के अलावे शेष राज्यों में 1 लाख के करीब एकड़ जमीन बांटी जा सकी। और वो कानून तो तब बना, लेकिन आज तक वो लागू हम समझते हैं उस 3 राज्य के अलावे कहीं ये लागू नहीं हो पाया। खुद के आज बिहार में जो है हम समझते हैं कि बिहार में डी बंदोपाध्याय आयोग, नीतीश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने डी बंदोपाध्याय आयोग, और डी बंदोपाध्याय जो है वो कौन है, तो जिनके जब वो रेवेन्यू सेक्रेटरी बंगाल में थे, विनय कृष्ण चौधरी रेवेन्यू मिनिस्टर थे और सेक्रेटरी थे डी बंदोपाध्याय। तो वो रिटायर होके घर में थे तो उनको पता किए कि ये किसने इतना बड़ा काम बंगाल में किया, उनको बुला करके ये जिम्मेदारी दिया और उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया और उसने दिया कि 44 लाख एकड़ 22 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास में है और वो जमीन सीलिंग से फाजिल जमीन है, वो जमीन गैर मुजर्रवा जमीन है, वो जमीन जो है वकास मतलब कई तरह की किस्में हैं। जिस जमीन को उसने रिपोर्ट में दिया कि सरकार चाहे तो बिहार के सभी भूमिहीनों को 1-1 एकड़ जमीन दे सकती है और जिसमें सरकार का 50 पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन खुद माननीय नीतीश जी ने उस आयोग का गठन किया था और आपको हमको बताने में विधानसभा में, चूंकि मैं इस क्वेश्चन को कई बार उठाया, लेकिन वो खुद विधानसभा में वो इसका जवाब नहीं देते। आयोग तो उन्होंने गठन किया, रिकमेंडेशन उनके पास गया, लेकिन उस रिकमेंडेशन को वो आज तक लागू नहीं किया। लागू तो नहीं किया एक बात है, उस रिकमेंडेशन को उन्होंने फंदे बस्ते में डाल दिया, एकदम डंप कर दिया है। और वो इसीलिए किया है कि हम आपको बता दें कि चूंकि वो अगर रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा तो बिहार के भू माफिया जो है, जो उस जमीन पर एक तरीके से उस पर गरीबों का हक होता, उस रिकमेंडेशन के हिसाब से भूमिहीनों को जमीन मिलती, तो उस पर मालिकाना हक जो है उन भूमिहीनों को मिलता। भूमिहीनों को जमीन जब मिलेगी तो भू माफिया के हाथ से वो जमीन निकलेगी। अब भू माफिया के हाथ से जमीन निकलेगी तो उनको वो रुष्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ताकत पर इनकी सरकार बनती है। और उन्होंने खुली चेतावनी भी दिया था एक बार गांधी मैदान में सभी लैंडलॉर्ड मिल करके नीतीश जी को, गांधी मैदान में एक रैली करके उसने कहा कि सरकार चलाना है या जमीन बांटना है, 2 में से एक काम करो नीतीश जी, सरकार चलाना है चलाओ, जमीन बांटोगे तो सरकार से हटा देंगे। और उसी के बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन बिहार में हम समझते हैं कि 80 से 90 के दशक के बीच में जो है सीलिंग एक्ट बना, तब सुगबुगाहट बिहार में हुई थी। लेकिन उसके बाद 80-90 के दशक में आकर के जो है पूरे बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जमीन के आंदोलन को अपने हाथ में लिया और उसको मेन एजेंडे में लिया था। और उसी के मातहत जो है हम समझते हैं कि समस्तीपुर में आप जहाँ गए वहाँ जमीन पर हम लोग उसी बीच में हम लोग किए थे 90 के दशक में।
तो और वो ये समस्तीपुर में हम समझते हैं कि यहाँ भी कोई मतलब सब मिला करके जोड़ दिया जाए तो कोई दो लगभग 400-500 एकड़ जमीन, गोदाम की जमीन सबको जोड़ दे, तो उस पर हम लोग लड़ाई लड़े थे। लगभग हम कह सकते हैं कि तकरीबन 100 एकड़ के करीब जमीन पर तो लोगों को बसाए थे। उस दौर में लोगों को गोलबंद किया था और उनको बताया कि आपकी जमीन है, तो उन्होंने उस जमीन को जाकर के कब्जा किया था। और दरभंगा में बगल में है, वहां पर 5,000 से ज्यादा एकड़ जमीन पर वो किया था। फिर 10,000 से ज्यादा एकड़ जमीन जो है कॉमरेड अजीत सरकार जो शहीद हो गए, वो पूर्णिया में किए थे। बेगूसराय में ये लड़ाई हुई थी, वो आपको बगल में आप हसनपुर के बगल में एक नया नगर है, दुर्गा सिंह, उनकी जमीन और कई वहां पर जो है जमींदार है उनकी जमीन पर किया था। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार में 50,000 एकड़ जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने संघर्ष किया था और उसको गरीबों के बीच में बांटने का काम किया था। और उस पूरे संघर्ष में हम समझते हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तकरीबन उस दौर में 100 से ज्यादा हमारे नेतृत्व के साथी और कार्यकर्ता उसमें शहीद हुए थे, शहादत दिया था। बड़ी लड़ाई थी, उसके नतीजे भी निकले, लेकिन बड़ी कुर्बानी भी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को देना पड़ा था। और इसमें जो आप समझना चाहते कि और किस किस दल की क्या भूमिका थी, उसमें हम बात जैसे खास करके अगर दल की भूमिका भी पूछे तो मध्य बिहार में माले जो है वो भी भूमि संघर्ष किया था और सीपीएम भी किया है। तो ये दोनों जो भूमि संघर्ष का है उसका आप नेचर कैसे अलग देखते हैं, सीपीएम और माले का? और एक कन्वेंशन भी हुआ था 90 के आसपास भूमि के सवाल पे, जिसमें सारे लेफ्ट फ्रंट का जो है किसान, सारे लेफ्ट पार्टीज का किसान फ्रंट आया था और उसमें जो डिस्कशन हुआ था, अगर आप इसके बारे में बताते तो। नहीं, वो उसके बारे में डिटेल हम 90 के दशक में हम पूरा नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि नीतिगत तौर पर जो लेफ्ट पार्टियां हैं और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो किसान संगठन हैं, तो उनके सैद्धांतिक तौर पर एजेंडे में जमीन का सवाल मुख्य सवाल होता है। लेकिन हम समझते हैं कि इस सवाल को एक जमीन के सवाल को उठाने का काम सीपीआईएम ने किया और इसमें कोई सीपीआईएम ने भेदभाव नहीं किया, चाहे वो लैंडलॉर्ड कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, छोटी जाति हो, ऊंची जाति, लैंडलॉर्ड कोई भी है और उसकी जमीन है और वहां हमारी छोटी भी ताकत थी, तो उस पर हमने संघर्ष किया। लेकिन बिहार की विडंबना है कि लेफ्ट पार्टियां तो हैं, लेकिन उनके एजेंडे में जमीन का सवाल जो है ना, वो सिर्फ भाषण तक रहता है दूसरी पार्टियों का। जैसे आपने पूछा मध्य बिहार के अंदर, तो मध्य बिहार के अंदर अगर आप कहिएगा कि जमीन के सवाल को उसने नहीं लिया, मैं आपको बता दूं कि जमीन के सवाल के जगह पर उसने सामाजिक मुद्दों को लिया और सामाजिक जो अंतर विरोध था जातियों के बीच में, उसको उसने मेन इशू बनाया। और इसीलिए आप वहां सुने हो या कभी रणवीर सेना के खिलाफ उनकी लड़ाई होती थी, तो रणवीर सेना क्या ऊंची जाति है, लड़ने वाले कौन थे, तो जो इधर से था तो वो सब छोटी जाति के लोग होते थे। और ये रणवीर सेना, लौड़िक सेना, उसमें तो बहुत जमींदारों की सेना थी, बरमरसी सेना, और उनके खिलाफ में ये सामाजिक अंतर्द्वंद का जो है उसका संगठन के विस्तार में उसको उसने सहारा लिया और उसको लेकर के उन्होंने संघर्ष किया। जब एक मतलब अगर रणवीर सेना के लोग वहां कत्ल करते थे तो नक्सल भी वहां पर कत्ल का जवाब कत्ल से देते थे। लैंड के सवाल पर मेरा मानना है कि चूंकि अगर आप पीछे 4 साल का बिहार विधानसभा का रिकॉर्ड है, वो लाइव भी, वो सब जगह रिकॉर्ड में, अगर निकाल करके देखिएगा लैंड के इशू को, अरे कांग्रेस क्यों उठाएगी, वो तो वैचारिक तौर पर तो जमींदार पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं, वो स्वामियों की पार्टी है, वो क्यों इस सवाल को उठाएगी, उनके अंदर तो बड़े बड़े जमींदार होते हैं। फिर दूसरी जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन वो भी मतलब उसके अंदर भी तो वही सारे लोग हैं। फिर आप आ जाइए दूसरी जो पार्टियां हैं, आरजेडी है, वो सभी लोग, उनके एजेंडे में कभी जमीन का सवाल नहीं रहा, क्योंकि ये वैचारिक सवाल है।
और ये वैचारिक सवाल जो वो सिर्फ उनके उनके अंदर भी रहा, सिर्फ सामाजिक मुद्दे, बेशक सामाजिक मुद्दे पर उसने काम किया और उसमें नो डाउट उसका बहुत बिहार में प्रभाव भी पड़ा, लेकिन जमीन के मुद्दे को, वर्गीय सवाल को, वो उनके ना तो सैद्धांतिक तौर पर उनके एजेंडे में है और ना ही कभी उसने इस सवाल को उठाया। तो समस्तीपुर समझे? जिला में जहाँ जहाँ संघर्ष हुआ, हाँ, तो वहाँ पे आरजेडी का, जब आरजेडी सरकार में थी या नहीं थी, उसका क्या रवैया रहा? वो आप हमारे मतलब आपके साथ खड़ा रहा या फिर आपके विपरीत खड़ा रहा? हाँ, वो नहीं, किस तरीके का रवैया रहा? वो जान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि तब से लेकर के टिल टुडे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राज्य सत्ता का जो वर्ग चरित्र है, वो जमींदार पूंजीपति वर्ग का वर्ग चरित्र जो जिसकी व्याख्या हमारी पार्टी करती है, तो उससे अलग कोई किसी भी दल का नहीं रहा। एकदम बेबाक ये मैं कह रहा हूँ। अब ये दिगर बात है कि आज हम उनके साथ क्यों बैठते हैं, वो अलग मसला है कि जो देश के अंदर जो है संविधान को बचाने के सवाल है, कॉम्युनलिज्म का जो सबसे बड़ा डेंजर है, तो उससे लड़ना है, उसके लिए छोटे छोटे लोगों को लेकर के, और जो इस बिंदु पर हमारे साथ तैयार है तो उसके साथ हम बैठते हैं। लेकिन लैंड क्वेश्चन के सवाल पर जो है वो लोग तो अलग है, लेफ्ट पार्टी के लोग नहीं उठाते। असेंबली में उनके सभी दल के नेताओं का स्पीच को आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से निकाल करके आप देख सकते हैं। अकेले सीपीआईएम का तो हम लोग 2 ही एमएलए कंटिन्यू उठाते रहते हैं और उसके नतीजे भी निकले हैं बिहार में। नीतिगत तौर पर सरकार ने, जब मैं उठाया था भूमिहीनों को जमीन देने के लिए, आपके पास इतना एकड़ मतलब 22 लाख एकड़ जमीन है, तो आप क्यों नहीं देते? आपको देना पड़ेगा। जब इस सवाल को हम बहुत इस पर एकदम प्रेशर जब हम बनाए और फोर्स कर दिए सरकार को, सरकार की तरफ से दिया कि हम सर्वे कराएंगे, 3-3 डिसमिल जमीन सबको हम देंगे। ये सरकार तो फैसला ले लिया और इस फैसले में दूसरा किसी का रोल नहीं है, अकेले सीपीआईएम का ये रोल है विधानसभा के अंदर। हमारी ताकत भले ही 2 की हो, लेकिन मुद्दे कौन उठा रहा था? जिनकी ताकत 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, मुद्दे तो इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। तो ये मोटे तौर पर समझ लीजिए ये वर्गीय सवाल है और वर्गीय सवाल को सब लोग नहीं उठाते हैं। अब सभी लोगों को विभिन्न तरीके से अपने मैं बता दिया कि किसका क्या समझ है, उस आधार पर अपने पार्टी के फैलाव को समस्तीपुर में भी जो है हम लोग कंटिन्यू जो है इसको चला रहे हैं। अब वो कागजी लड़ाई है, कोर्ट में पचरे में है, कुछ जगह गंगौली कोठी में अधिकतर लोगों को पर्चा मिल गया, लेकिन फिलहाल अभी भी करीब 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पर्चा नहीं मिली है। 100 के करीब। आपको सबुजवती कुमड़ी के जमीन पर जो है आपको लिटियाही में, भुसबर में, वहाँ किसी को पर्चा नहीं मिली है, लेकिन वो सीलिंग से फाजिल जमीन पर्चा मिलना है, वो प्रोसेस में अभी। तो उसी तरह और भी जगह जहाँ है वहाँ पर ये प्रोसेस में है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसकी समीक्षा करके कहाँ क्या दिक्कत हुई। आप लोग गए अभी जो बताए हैं तो उससे भी कुछ फीडबैक मिला है, तो हम लोग कोशिश वो करेंगे। यही उस पार्टी जो है ये कब डिसाइड किया, कौन से समय में, और उस समय कि अब हमको लैंड के सवाल पे जो अपना लड़ाई है उसको तेज करना है, हाँ, ये कब पार्टी का डिसीजन था? और डिसीजन के तुरंत बाद पार्टी का क्या क्या एक्शन रहा? आप उस समय थे? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि 90, 91, 92 में पार्टी बिहार में ये फैसला लिया कि हमको जमीन के सवाल को मुख्य सवाल बना करके पूरे बिहार की पार्टी को इसमें लगना है, और पूरे बिहार में इस पर काम उसी समय शुरू हुआ था। और उसके बाद ये चला दौर आपको 90, 92, 93, 94, मेरे ख्याल से 95, ये 95 तक जो है ये सवाल चला। अगर इसमें देखें कि कॉमरेड रामनाथ महतो जो जिनके यहाँ पे शहादत हुई, उनका क्या योगदान रहा है इस सारे जगहों में? हाँ, तो मैं बता देता हूँ कॉमरेड रामनाथ जी का योगदान, क्योंकि रामनाथ जी मेरे ख्याल से 90 और 94, 95 तक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रामनाथ जी ही थी, तो उनका मेन रोल था उस समय। तब हम लोग स्टूडेंट लीडर होते थे, SF5 में काम करते थे,
इसी ऑफिस में हम और मनोज जो है, मैं अमन के पापा, वो सेक्रेटरी होते थे, मैं प्रेसिडेंट होता था आमतौर पर। तो उस समय तो एज ए वॉलेंटियर हम लोग काम करते थे। मुझे याद है कि जब पहली जो जमीन की संघर्ष हुआ था, तो वो संघर्ष हुई थी जगतानंद सिंह के जमीन पर, और वहां हम लोग जो है एज ए वॉलेंटियर, हम लोगों को जिम्मेदारी जो दी गई थी वो रख रखाव का या फिर देखभाल का, वो सारा चीज हम लोगों ने किया था। रात के अंधेरे में पूरा रखवाली करने का, वो सब चीज किए थे। उस दौड़ में हम लोगों का रामनाथ जी एक तरीके से हम लोगों के वो नायक होते थे, और उनके नेतृत्व में ही, उनके मार्गदर्शन में ही पूरी जिला कमेटी काम करती थी। बाद में हम लोग दोनों जिला कमेटी में पार्टी में आ गए थे, और जिला कमेटी में आने के बाद तब जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ी, लेकिन तब भी हम लोग स्टूडेंट लीडर ही थे। टिल एंड स्ट्रगल तक हम दोनों स्टूडेंट लीडर ही थे। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी में थे, लेकिन हम लोग एसएफआई के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ही थे उस दौर तक। तो उसमें उनका बड़ा रोल था, और ये सिर्फ रामनाथ जी का रोल, उनका तो था ही बड़ा रोल, लेकिन पूरी जिला कमेटी में उस लड़ाई में कई लोग हमारे मारे गए यार, उसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते। लैंड स्ट्रगल के कारण ही कॉमरेड गुना सिंह की हत्या हुई थी, शहादत हुई थी। लैंड स्ट्रगल के कारण ही जहां आप गए सुंदरिया नगर में, वहां बाबाजी पासवान का और पुनीत यादव की हत्या हुई थी। लैंड स्ट्रगल के कारण ही जो है हमारे ख्याल से जो है वो मतलब उस दो के अलावे समस्तीपुर जिला में उस दौर में 3-4 हमारी पार्टी के साथी। लैंड स्ट्रगल के कारण आप जहाँ चंदौली गए, हमारा बहुत बेशकीमती साथी उमेश साहनी वहाँ जेल में बंद है, उसी जमीन के संघर्ष के कारण, जो उस समय मुकदमे हुए थे और इनको मर्डर केस में फंसाया गया। ये मर्डर में थे नहीं, मर्डर हुआ भी नहीं था। सबसे दिलचस्प बात है कि मर्डर हुई भी नहीं थी, वो सुसाइड किया था एक महिला, और लैंडलॉर्ड पुलिस मिल करके उसको स्टेज किया कि इसका मर्डर हुआ, और उसमें जो है इस उमेश को डाला। उसमें कई हमारे साथी को डाला था, 6-7 को डाला था। तो सब बेल पर था, इनका भी बेल था, बेल मतलब फिर उसकी प्रक्रिया अभी वो जेल में है। तो उसकी बड़ी कीमत हमारी पार्टी को चुकानी पड़ी थी। आज भी हम लोग उससे लैंडलॉर्ड के, अभी जो आप जहाँ गए चंदौली और रायपुर, वो साधारण नहीं है। वहां पर झोपड़ी हमारी बनी थी, झोपड़ी को उजाड़ा था, फिर हम लोग उसमें लगे रहे। मतलब कितना, मतलब कुल मिलाकर के 24 साल लगातार उसमें लगे रहे। इस साल आकर के ठीक इलेक्शन से जस्ट पहले पर्चा जो है वो मेरे ही हाथ से बांटा गया। मतलब वो 324 लोगों को पर्चा बांटा गया, और भी बंटना है, और भी वहां पर लगभग कोई 150 के करीब और पर्चा रायपुर में उसका बन करके कुछ तैयार है, वो बांटना है। तो ये मतलब है एक अच्छी, मतलब ये सबसे ज्यादा सफलता जहां हम लोग सेक्रीफाइस भी एक तरीके से, वो दिन हमको याद है जब चंदौली में जब हम लोग जिस झोपड़ी को बनवाए थे, और हम लोगों के नजर के सामने में झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा था। तो जब उजाड़ा जा रहा था तब लग रहा था वो ट्रैक्टर से उजाड़ रहा, लग रहा था कि हम लोगों के सीने पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। लेकिन हम लोग बेबस थे, हाई कोर्ट के आदेश से पूरी जिला की पुलिस वहां खड़ी होकर के हम लोगों को कोई कुछ सारा चीज, पुलिस मशीनरी, कोर्ट के सामने तो आप कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट को मैनेज किया था, वरना वो नहीं होता। मैनेज किया था लैंडलॉर्ड ने, वही कोर्ट जो है ना, उसका सहारा हम लोगों ने लेके जस्टिस मिला। अभी उस लैंडलॉर्ड के हाथ से जमीन निकली, लेकिन उसके कारण अभी वो जेल गया उमेश, और हमारे कई साथियों पर खतरा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड का जब जमीन जाता है तो वो साथी वो जल्दी वो दुख को भूलता नहीं है। तो अभी हमको मालूम है कि साथियों पर खतरा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का खतरे से तो डरना नहीं है, तो हमारे लोग लगे हुए हैं। तो ये तो अगर आप चंदौली का ही बात कर रहे हैं, तो जो मठ है उधर, हाँ, मठ का क्या रोल रहा है? मठ खुद खेती करता था या दूसरों से खेती करवाता था? हाँ,
और मठ के अंदर का क्या पॉलिटिक्स रहा, अगर आप इस पे भी और उस पे भी अगर आप बात करें तो फिर। नहीं, खास करके रायपुर महंत जो है, समझे, तो रायपुर महंत की और महंत से अलग वहाँ है। रायपुर महंत जो है वो एक तरीके से वो फ्यूडल महंत था, लैंडलॉर्ड महंत और गुंडा किस्म का महंत, समझे। दूसरे जगह जहां पर हमारी लड़ाई थी वो सीधे जमींदार से थी। जमींदार कहीं आमने सामने लड़ने नहीं आया, ठीक है। और महंत जो है ये राम, अभी जो शंकर दास है, इससे पहले वहां पर राम नारायण दास होते थे। तो वो भी मेरे ख्याल में उसकी मौत हुई या उसको मार दिया गया, हम नहीं कह सकते, ये भी एक संदिग्ध विषय है, क्योंकि शंकर दास उसके बाद महंत बने। और शंकर दास जो है बेगूसराय का अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, समझे। तो अंदर में क्या हुआ, कभी मठ के अंदर तो मैं गया नहीं, लेकिन बाहर जो है वो जमीन अभी कभी अपने से जोता नहीं, कभी जोतता नहीं था। वो किसानों को दे करके वो करता था, मतलब गरीब किसान, मध्यम वर्गीय किसान, मंझोला किसान, उनके बीच में वो पट्टे पर दे करके वो खेती करवाता था। और इसका थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को भी हुआ, गरीब लोगों को दिया हुआ जोतने के लिए। अब उस जमीन पर हम चाहते हैं कि इस पर गरीबों को हक मिले। जब हक की लड़ाई की शुरुआत करते थे तो गरीब कुछ खड़ा होते थे। तो कई बार हम लोगों को इसका दिक्कत, मुश्किल हुआ, कठिनाई का सामना करना पड़ा। कभी पीछे हटते थे, फिर कभी आगे जाते थे, वो सब चीज वहाँ। उसके बाद अगर हम पूछे कि जो शहादत हुआ है, जो साख मोहन में शहादत हुआ है या कॉमरेड रामनाथ महतो का हुआ है, विजेंद्र सिंह का हुआ है, इन सारे शहादत में लैंड स्ट्रगल का सवाल कितना बड़ा सवाल है, और खास करके टुनटुन सिंह के पीछे जो सारा लैंडलॉर्ड था उसका क्या रिश्ता रहा है टुनटुन सिंह से, अगर इस बात पे। नहीं, जब वो वहाँ का जो साख मोहन में जो हमारी पार्टी का सबसे ज्यादा शहादत वहाँ हुई, मेरे ख्याल से सबसे पहली शहादत 78 में हुई थी, और वो पंचायत चुनाव के दौर में कॉमरेड उदय शंकर जी की शहादत हुई थी। उस समय जमीन का संघर्ष नहीं था, फ्यूडलिज्म था, फ्यूडल गुंडा था, उसके खिलाफ पार्टी की संघर्ष थी, लड़ाई थी, और उस कारण उनकी शहादत हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है ना, एक लंबे अंतराल के बाद फिर वहां पर जब पार्टी संघर्ष में आ गई थी और लैंड स्ट्रगल शुरू कर दिया था, तब फिर शहादत की सिलसिला शुरू हुई। जो फ्यूडल था उसके साथ टुनटुन सिंह अपराधी है, अपराधी फ्यूडल गुंडा के ही है, तो उसके साथ उसका नेक्सस वो था, और वो लोकल इश्यूज के साथ जो है उसके खिलाफ जो प्रतिरोध हो रहा था, तो उसके साथ इन सारे चीजों को इकट्ठा वो करता था फ्यूडल। तो उन सारे नेक्सस के कारण जो है ना, मैं बताया ना, कॉमरेड गुना सिंह की हत्या कब हुई थी। गुना सिंह की हत्या हुई थी जब लिटियाही में हम लोग वहां कब्जा करने की योजना बनाने की जिस रात में मीटिंग पार्टी कर रहे थे, उसी मीटिंग के बाद उनकी हत्या हुई रात में। तो इसका मतलब क्या, वो फ्यूडल नेक्सस उसके साथ था। और उसके बाद वीरेंद्र सिंह का बाद में हुआ, कॉमरेड रामनाथ जी की शहादत हुई। तो रामनाथ जी की शहादत एक बड़ी शहादत थी। वीरेंद्र सिंह की शहादत जो हुई है वो मेरे ख्याल में बाद में हुई है। तब तक जमीन की लड़ाई पूरा हो चुका था। लेकिन वो जो पहले जो जितनी हमारी शहादत हुई थी और उसमें जो मुकदमे चल रहे थे, उस मुकदमे में जो हमारी पार्टी का था कि एट एनी कॉस्ट उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं समझता हूं कि उसी कारण से उनकी हत्या हुई। ऑथेंटिक कारण है कि गुना सिंह का केस क्लोज हो चुका था, उसको रीओपन करने में हम लोग लगे। कॉमरेड वीरेंद्र सिंह कोर्ट में एकदम फिजिकली थे, फिजिकली हम लोग भी थे, लेकिन वो तो अपराधी के आमने सामने रहते थे ना, तो वो उस कारण से। लेकिन कुल मिला के एपिसोड वही है, वो अलग नहीं है। फिर से एक बार आपसे रामनाथ महतो के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनसे आपका किस तरीके का रिश्ता रहा, उनका आप योगदान कैसे समझते हैं। हाँ, बस भूमि संघर्ष में यहाँ पे जो पार्टी बना है
और बाकी चीजों में भी स्टूडेंट फ्रंट पे वो कितना मदद करते थे और बाकी जगह? नहीं, रामनाथ जी के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट ऑर्गेनाइजर थे। मतलब वैसा ऑर्गेनाइजर अभी बिहार में नहीं है, बेहिचक मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वो समय मुझे याद है कि मैं तो इस ऑफिस में नहीं रहता था। हम लोग जब एसएफआई करते थे तो बीआरबी कॉलेज के पीछे एक लॉज था, लेकिन उस लॉज से होल टाइमर बनने की जो मेरी प्रक्रिया थी तो वो रामनाथ जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनके टीच करने से वो। और सिर्फ हमें नहीं, इस जिला में आधे दर्जन जो हमारे साथी ऑल टाइमर बने थे तो वो उसमें उनका एक बड़ा योगदान था। मोटे तौर पर हम बता सकते। दूसरा जो लैंड स्ट्रगल में तो उनका योगदान था ही। उनको उनके अगर मतलब लैंड स्ट्रगल की कोई चर्चा करे, उनका मतलब बिना स्टोरी को समझे लैंड स्ट्रगल को समझना वो आपका पूरा नहीं हो सकता। समस्तीपुर के लैंड स्ट्रगल का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ जो मतलब इसके फाउंडर लीडर थे, वो जब पार्टी में आए थे तब 3 ब्रांच यहाँ थी। जब वो आए तब 3 ही ब्रांच थी, लेकिन 3 ब्रांच से जो है पूरे जिले के अंदर पार्टी को स्थापित करने में कॉमरेड रामनाथ जी की भूमिका थी। जब वो पार्टी का काम करना शुरू किए थे तो पार्टी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं था। तो जिस जिस दफ्तर में आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, यहाँ पहले एक झोपड़ी होती थी कपड़े का, जिसमें हम लोग रामनाथ जी के प्रेरणा से उनके मतलब आइडियोलॉजिकल समझदारी उनसे हासिल करने के बाद हम लोग जो ऑल टाइमर बने थे, तो उस कपड़े के मकान में 3-4 चौकी होती थी। उस पर हम और कॉमरेड मनोज और रामदयाल भारती, ये सब लोग यंग स्टूडेंट लीडर थे, रहते थे। और कम्यून की तरह जैसे सब लोग मिल के बनाओ, सब लोग मिल के खाओ। रामनाथ जी भी सब्जी काटते थे, हम लोग भी आटा गूंथते थे। कोई बर्तन को साफ करता था, कोई झाड़ू लगाता था। तो उस दौर में हम लोग मतलब उस समय एक तरह के तरीके से जो वैचारिक तौर पर जो समझदारी के साथ लोग पार्टी में आए थे। और उस समय जब हम लोग पार्टी में आए थे तब तो हम लोग जब आए थे तब तो लग रहा था कि बस अब क्रांति नजदीक है, उसका हम लोग हिस्सा बनेंगे। फैक्ट यही है। मेरे के पार्टी की मेंबरशिप मेरी 87 का मेंबरशिप है, कॉमरेड मनोज का 86 का मेंबरशिप है। 1 साल बाद में पार्टी में आया था। अब उसकी अलग बात है, साथ साथ डीवाई एसएफआई करना शुरू किए थे तो 1 साल पीछे आगे क्यों हुआ। तो पार्टी हमको एसएस करने में लगी थी, क्योंकि हम दूसरे जिला से आए थे, वो यहीं से थे। हमको यहाँ के लोगों को यहाँ का लोग समझ रहे थे, हमको एसएस करने में लगा पार्टी को कि वहाँ क्या कर रहा था, कैसे। बहुत उस समय में पूछताछ होती थी, इंक्वायरी। तो मैं समझता हूँ कि रामनाथ जी, अगर इस जिले के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कोई भी छोटा भी इतिहास लिखा जाएगा तो पहले सेंटेंस के बाद दूसरे ही सेंटेंस में उनका नाम आ जाएगा। क्योंकि जब 3 ब्रांच बनी थी तो उस समय रामनाथ जी नहीं थी, और उस समय थे यहाँ उस ब्रांच को लाने वाले राम पवित्र बाबू एक होते थे साख मोहन के, और वो साहेबगंज में वो प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर जिला में। और उनका संपर्क जो है ना सियावर जी से, जो पार्टी के उस समय लीडर थे, उनसे था। तो उनके संपर्क से वो जो है राम पवित्र बाबू अपने गांव में आकर के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने ब्रांच बनाया था। और आज उस ब्रांच के पहली ब्रांच के 2 साथी जिंदा है। 3 ब्रांच जो बनी थी, एक कॉमरेड नवीन सिंह, वो आज भी हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में है, ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। और तीसरा ब्रांच जो बनी थी वहां तो एक नरहन में भी जो ब्रांच बनी थी, उसके मतलब बस का कंडक्टर होता था वीर बहादुर राय, वो भी आज जिंदा है और पार्टी के अंदर है। ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि वो आज है, पार्टी के साथ है, पार्टी में है। तो दूसरी पंक्ति में ही रामनाथ जी का नाम आ जाता है। और उसके बाद जो है उनके शहादत तक उनका रोल था पार्टी को बनाने में। उसी को हम लोग थोड़ा
मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश किया। ये ऑफिस मैं जो बता रहा था, वो जब आए थे तो कब्जा किए थे, कोई जगह नहीं थी, तो ये लोग पहले घूमते थे कहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है। तो देखते देखते यहाँ देखे कि एक यहाँ पर है गैरेज टाइप का, कोई नहीं रहता, कोई नहीं देखता है। तो वॉच करके 10-20 कॉमरेड तब तक हो गए थे, तो उसको लेकर के एक दिन बोर्ड लगा दिया रात में, और उसके बाद चौकी तौकी रातों रात लगा के रहना शुरू कर दिया। झंडा लग गया, कब्जा हो गया। जमींदार का था, दरभंगा महाराज की जमीन थी ये। और फिर ये हालांकि उसमें उस केस में हम लोग जो है लड़ रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे वही बीटी एक्ट का कि हम मर्से दराज से हैं, हमको चाहिए। लैंडलॉर्ड अपना कागज लेके जाता था, लेकिन लास्टली हम लोग 2000 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक हार गए। और मेरी सबसे दुखद पहलू थी, जब मैं सेक्रेटरी बन करके यहाँ आया तो उसी रोज चला आया था कोर्ट से नोटिस कि आपको 14 दिन के अंदर खाली करना है, सामने था। तो फिर हम लोग छिक झाक करते रहे, थोड़े दिन चला, लेकिन संजोग से जिस जमींदार का था वो इस जमीन को बेचने का वो कुछ कोशिश किया, और जब कोशिश किया तो मैं जानता था कि मेरे को नहीं देगा, पार्टी को नहीं देगा। तो एक डॉक्टर यहाँ है अपने सिंपैथाइजर, डॉक्टर अरविंद कुमार, उनसे उसका कनेक्शन था। तो उसको बोला कि डॉक्टर अरविंद इसको बेच दो। उन्होंने हमको कहा, वो मेरे बहुत नजदीक थे, तो उनके मन में था कि इनको यहाँ रहना है, रहने के लिए कोई जमीन तो चाहिए। तो हमको बुला करके बोले कि आप जमीन खोज रहे थे रहने के लिए, ले लीजिए, सस्ता में जमीन मिल जाएगी, दिलवा देंगे। तो मैं उनको बोला कि नहीं नहीं, ये पार्टी ऑफिस है, ये जमीन लेने का मतलब है कि मेरी शहादत पार्टी के अंदर आज ही हो जाएगी, तो इसीलिए ये पार्टी को कैसे मिलेगा इसमें आप मदद कीजिए। तो मुक्तसर में जान लीजिए उन्होंने मदद किया। मदद ये किया कि उन्होंने हमारे नाम को बताया कि हमारे रिलेटिव हैं, सामने नहीं ले गया, और वो 5 लाख में उस टाइम में जमीन, सिर्फ 5 लाख में ये जमीन हम लोग खरीदे थी। और लेकिन रजिस्ट्री के समय में कुछ हिसाब किताब बैठा के रजिस्ट्री ऑफिस में ना जा करके, एक होटल में फीस होता था कि रजिस्ट्रार को फीस जमा कीजिए, वो आपको भेज देगा और आप जहाँ चाहिए वहीं जा करके रजिस्ट्री ऑफिस चला जाएगा। ये सब करना पड़ा था। और नाम तो सेक्रेटरी मैं था, तो मेरा नाम ऊपर, बाकी पार्टी का। तो ये जमीन मतलब कुल मिला के क्या है कि अगर रामनाथ जी इस जमीन को कब्जा नहीं करते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, पार्टी ऑफिस नहीं होता, हमारी लड़ाई नहीं होती, और तब ये जमीन हम लोग आज ये जमीन जान लीजिए कि रामनाथ उन्हीं का, जो आप उदय शंकर सिंह देख रहे, पहली शहादत जो है उदय शंकर जी, उन्हीं के नाम से उन्होंने इस ऑफिस को खोला था, रखा था। तो इसीलिए हम लोग उस नाम को नहीं बदला। आप नीचे जाइएगा तो बोर्ड में लिखा हुआ है ये नाम, मतलब इस नाम का जो चयन कॉमरेड रामनाथ जी ने किया था, नीचे लिखा हुआ है। नहीं तो हम लोग वो जो सबसे हाइट का शहादत रामनाथ जी का था, तो हम उनके नाम को लिख देते। बाद में ऊपर में जो है ना, एक अभी हॉल जो बना है उसको रखा है कि ये रामनाथ हॉल होगा, भवन, सभा भवन। तो वो ये इसलिए रामनाथ जी का बड़ा, उसके बारे में बहुत ही आदर से हम लोग नाम लेते हैं। इस जिला की सभी पार्टी के कार्यकर्ता नाम लेते, बल्कि पूरे बिहार की पार्टी उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लेते हैं। तो उनका उतना बड़ा ऑर्गेनाइजर अभी बिहार में कहीं नहीं है। तो उनके रिश्ते का क्या है, उन्हीं का बनाया हुआ तो सब लोग है यहाँ, पार्टी है, जितना फुल टाइमर है, जो भी चीज है, तो उनका बड़ा रोल। अब आपका अगर हम एक एक कमेंट जान लेते हैं जहाँ जहाँ पे भूमि संघर्ष हुआ है, हाँ, तो अगर उसको मंगलगढ़ से स्टार्ट किया जाए, उसमें आपका क्या योगदान रहा, कैसे कैसे हुआ, और अभी उसका क्या स्थिति है? नहीं, मंगलगढ़ के का मैं तो बताया कि उस समय रामनाथ जी के नेतृत्व में था, मैं बतौर, उस समय में हम लोग वॉलेंटियर थे। हाँ, तो उस टाइम बतौर वॉलेंटियर थे, लेकिन उसके बाद के दौर में तो मैं पार्टी का सेक्रेटरी हो गया। हाँ, तो उसमें जो रोल प्ले होना चाहिए पार्टी का वो हो रहा, उसमें पार्टी का नहीं हो रहा। सुना, हाँ, स्थानीय स्तर पर जो
उस संघर्ष के बाद जो वहां पार्टी का विस्तार जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि उस टाइम में भी जब पार्टी का वहां पर लैंड स्ट्रगल हुआ था तो 2-3 ब्रांच होता था पार्टी का, और अभी 6 ब्रांच है। जहां स्ट्रगल हमने किया मंगलगढ़, तो वहां एक ब्रांच बन गई। पार्टी का प्रभाव उस इलाके में जितना है उतना पार्टी का संगठन नहीं है, प्रभाव बहुत है। तो हम समझते हैं कि उसमें हम लोगों का जो रोल था, हो सकता था, वो हम लोगों ने किया, लेकिन पार्टी के निर्माण के लिए जितना करना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए। और ये वहीं की बात सिर्फ नहीं, समझे, मतलब हर जगह मोटे तौर पर ये बातें हैं। क्योंकि है क्या कि जिस दौर में पार्टी ने स्ट्रगल का काम किया था और उसके जस्ट बाद जो है ना बिहार की पॉलिटिक्स बदल जाती है, समझे, और वो बदलने से जो वर्गीय सवाल जो है वो दब जाता है और सामाजिक सवाल सामने आ जाता है। तो चीजें बदल गई, और तब क्या है कि पूरे बिहार में अगर जमीन पाना है गरीबों को तो वो लाल झंडा के पास आता है, ये जान लीजिए। आज भी अगर किसी को जमीन के सवाल को लेकर के एक माइकिंग किसी गांव में सीपीएम झंडा लगा करके कर दे, वहां 1000 लोग जमा होगा, क्योंकि उसके मन में है कि जमीन यही दिला सकता है। लेकिन बाकी चीजों के लिए हम प्रयास करें तो वहां 100-200 लोग जमा होगा, और सामाजिक सवाल अगर कोई उठाता है तो उधर ज्यादा लोग जाता है। तो ये कठिनाई पैदा लिया, और इसीलिए हमको, मैं बेबाक बोलता हूँ ये सब चीज, कि जहाँ जितने लोगों को हम लोगों ने बसाया था, अब गंगौली कोठी हम लोग बसाए, या यहाँ लिटियाही में, उसमें शहादत कॉमरेड गुना सिंह की उस दौर में हुई थी। और जितने लोग बसे हुए हैं वो सब लोग हमारे जुलूस में नहीं जाते। अभी जुलूस में सभी नहीं जाते, हाँ, लेकिन जिस दिन रखेंगे डिमांड में कि पर्चा के लिए सीओ का घेराव करना, तब सब चला जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, उसको राजनीतिक तौर पर जो है ना उसकी चेतना के स्तर को हम लोग मजबूत नहीं कर पाए, और परिस्थितियां भी कुछ बदल गई। तो भुसबर का भी वही है। भुसबर में तो उस टाइम में जो आप पूछ रहे हैं, तो उस टाइम में तो एकदम मैं बता रहा हूँ पूरे लैंड स्ट्रगल के दौर तक हम लोग स्टूडेंट लीडर ही रहे। नहीं, पर एज स्टूडेंट लीडर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप वॉलंटियरिंग, उस समय स्टूडेंट लीडर के हैसियत से सिर्फ हम और मनोज 2 ही नहीं जाते थे, हाँ, बल्कि उस समय एसएफआई यहाँ बहुत मजबूत होती थी। एसएफआई का यहाँ पर इतना मजबूत ताकत था कि मतलब किसी भी कॉलेज में हम लोग जब जो चाहते थे वही होता था। और अगर कोई बंद का कॉल होता था तो पार्टी निर्भर करती थी एसएफआई के ऊपर उस समय। मतलब रामदास जी यहाँ रोक के रखते थे, 20-25 लोग पार्टी के जुटते थे, और वो लोग जब बोलते थे नहीं अब चलिए जुलूस निकाले, तो बोलते थे नहीं नहीं वो एसएफआई वाला आ रहा है, वो आएगा तब निकलेगा। तो उस समय एसएफआई स्ट्रांग होता था। तो और ज्यादा न सिर्फ हम लोग 2 लोग, दर्जनों हमारे साथी उस लैंड स्ट्रगल में जो जिम्मेदारी दी जाती थी, पर्चा पहुंचाना है, पोस्टर पहुंचाना है, सभा हो रहा है तो माइकिंग करना है, लोगों को गोलबंद करने के लिए जीबी मीटिंग करना है, या वहां पर कहीं पर डेकोरेशन करना है, तो वो सब काम एसएफआई के जिम्मे होता था, हम लोग करते थे। हम लोग माइकिंग खूब करते थे, रिक्शा पर बैठ करके, उस समय तो गाड़ी नहीं होती थी ना, रिक्शा पर बैठ करके छोटा छोटा जीबी मीटिंग जाके करते थे। और हम लोगों को आज ना मोटरसाइकिल है, उस समय तो मोटरसाइकिल भी हम लोगों के पार्टी में 2-3 होता था। हमको याद है कि आपको जब मैं पार्टी में यहाँ आया था 84 में, 84 में मैं आया था, यहाँ आया था पार्टी में, तो बाद में आया। तो उस टाइम में 2 मोटरसाइकिल पार्टी पूरे जिला के पार्टी के पास होती थी, और वो नाम भी याद है, एक वीरेंद्र सिंह के पास होती थी जो जिनकी शहादत हुई, और एक सैदपुर में महेश होते थे।
उनके पास। अभी तो कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिस ब्रांच में 5 मोटरसाइकिल ना हो, तो बदल गई। अभी तो 4 चक्के की गाड़ी अगर हम लिस्ट बना लें तो कोई 20-25 4 चक्के की गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो हमारे पार्टी के कॉमरेडों के पास होगा। वो सब चीज बदला है। तो वो गंगौली या सबुजबती, कुमड़ी का, लिटियाई, बसौना का जो है, उस सब में भी हम लोगों का एज ए वॉलेंटियर हम लोग रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन हमको लगता है उसके बाद हम लोग पार्टी डीसी में आ गए थे, जस्ट उसके बाद आ गए थे, तब कुछ ज्यादा रोल हम लोगों का शुरू हो गया था। उसके बाद फिर आपके ऊपर क्या कुछ केस हुआ हो या अटैक हुआ हो कभी भी, इन सारे चीजों की वजह से आपके इन्वॉल्वमेंट को लेके? ये मेरे ऊपर अटैक हुआ है। हाँ। सबसे पहले तो एसएफआई के दौर में मेरे ऊपर अटैक हुआ था। हाँ। मतलब मेरा हाथ तोड़ दिया था एबीवीपी के गुंडों ने, और वो भी तब तोड़ दिया था जब हम लोग 3 लीडर, हम और कॉमरेड मनोज और कॉमरेड कुलभूषण, ये 3 मिल करके वॉल राइडिंग करने के लिए निकले। और उस समय वॉल राइडिंग जो हम लोग करते थे तो एकदम खा पी करके रात में निकलते थे और पूरी रात करते थे। सुबह जब होने को होता था तब बंद कर देते थे और रात में ही वॉल राइडिंग होता था। तो हमको याद है वो ठंडा का समय था और स्टेडियम मार्केट की जो है ना दक्षिणी दीवार पर हम लोग वॉल राइडिंग कर रहे थे, और उसके एक कॉर्नर पर एबीवीपी का ऑफिस होता था। एसएफआई का स्ट्रगल भी बहुत था। वॉल राइडिंग कर रहे थे, वॉल राइडिंग के दौर में रात में ही उसने बहुत बुरी तरह हमला किया था। और तीनों हम लोग जो थे 3 जगह थे, मनोज पश्चिमी कॉर्नर पर, कुलभूषण पूर्वी कॉर्नर पर। कुलभूषण को लिखने नहीं आया, मतलब उसका राइटिंग अच्छा नहीं था, तो वो ज्यादा करता था कि वो टॉर्च दिखाता था या डिब्बा पकड़ता था। संयोग से मेरा ही डिब्बा पकड़े हुए था, और वॉल राइटिंग में हम अच्छा लिखते थे। मेरा राइटिंग दीवार पर अच्छा होता था, कागज कलम पर नहीं अच्छा है, तो हम लिखते थे। उसी समय में वो सब जुट करके आया पीछे से और मेरे ऊपर हमला किया। तो मेरे ऊपर हमला किया तो बहुत बुरी तरह हमला कर दिया उसने। मेरा हाथ टूट गया था, आपको लगता है बायां हाथ टूट गया, 3 महीने तक टूटा रह गया। फिर उसका जवाब भी हम लोग दिए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग गांधी बाबा की तरह हाथ झाड़ करके चल दिए, सो नहीं। जिसने तोड़ा था उसको भी पूरा जवाब दिए थे, और उसके लिए रामनाथ जी का बहुत डांट हम लोग सुने थे। मतलब रामनाथ जी जानते थे कि अगर ऑफिस गए तो बहुत डांटेंगे। तो मनोज अपना पटना, उनके और मनोज का पटना में दीदी रहती थी, उधर बस पकड़ के चला गया। और हम जो हमारा चूंकि हाथ में प्लास्टर था, तो हम कहाँ जाते थे, कॉमरेड जीसी गुप्ता थे प्रोफेसर, हम उनके घर में सो गए जा करके। और वो जो हुआ था तो पुलिस बहुत छापेमारी किया था, मनोज जी के घर पर किया, हमारा लॉज पर किया, हम तो तीसरे जगह है। और जहाँ थे तो रामनाथ जी को पता लगता था, वो यहाँ पुलिस यहाँ भी आई थी, तो रामनाथ जी को शक हुआ कि ये सबको पकड़ कहीं लिया, गिरफ्तार तो नहीं कर लिया। वो खोजते खोजते पहुंचे जीसी गुप्ता के। अब वहां तो हम ऐसे थे कि हमारे मन में कहा था कि यहाँ रामनाथ जी आ सकते हैं। वहां मिल गए, बहुत बिगड़ गए वो, और एकदम एक कॉमरेड को लगाया कि इसको यहाँ से घर पहुंचाओ। हम बोले घर नहीं जाएंगे, हाथ टूट गया, हम घर नहीं जाएंगे। तब विभूतिपुर हमको भेज दिए। और उसी समय खेत मजदूर यूनियन का अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस था, तो कितना दिन बाहर रहते। तब पार्टी उस समय जो है ना, एमएलए होते थे, तो उन्होंने डीएसपी से बात करके कि इस कॉन्फ्रेंस तक आप रिलीफ दीजिए, दिया रिलीफ। तो फिर हम लोग आ गए, फिर उसमें लगे। तो हमला हमारे ऊपर, एक्चुअली हमला, वो जो हमला था, वो हमला जो कभी भूलेंगे नहीं। अगर कुलभूषण नहीं रहता तो हमको मार देता। उसका अटैक ऐसा था ना, पहले तो नीचे से मारना, बाद में जो इस पर जो पीछे से चलाया था, ये ऊपर पकड़ लिया। तब तक हल्ला उल्ला हो गया, लोग दौड़ गए। तो इसीलिए वो बाद में भी, और अटैक उटैक ये सब तो कोशिश किया है, अभी भी कोशिश करता है। तो सवाल है कि जब आप संघर्ष में रहिएगा तो अटैक वो हो सकता है, ये सब कोई
बड़ी चीज नहीं है। जैसे अभी क्या, आ, अभी एमएलए जब से हम हुए हैं, तो जिन लोगों को, जिनके खिलाफ लड़ाई चलती है, खास करके करप्शन के खिलाफ में ब्लॉक के अंदर में बहुत सारी चीजों पर, वो बैठा हुआ नहीं रहेगा ना, तो वो भी कोशिश करेगा। तो इसीलिए वो लैंड स्ट्रगल हुआ तो पर्चे बांट दिए, तो मैं तो बताया कि वो अभी भी कुछ लोगों पर टारगेट कर रहा है, तो उसको पता नहीं है कि पर्चा किसके कारण बटी है। उसको पता है, उसको पता है कि अगर सीपीआईएम का एमएलए नहीं होता तो ये पर्चा अभी नहीं बढ़ती। और सही में तो बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए वो सब तो है। अगर हम फिर बात करें चुनाव के बारे में, हाँ, तो एक चीज जो सामने आया कि अधिकतर जगह लोगों को चुनाव में वोट नहीं डालने देता था। हाँ, तो आप कब से चुनाव देख रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर मैं 84 में आया था और 85 के चुनाव में हम लोग स्टूडेंट थे, तो वॉल राइटिंग करने के लिए रामनाथ जी गाड़ी पर बैठा लेते थे। हम लोग पूरा 4-5 लड़का उसमें, उस समय लिखने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ये खजूर का जो है ना, वो तोड़ के काट करके उसको चूर करके लिखने के लिए कुच्ची बनाते थे, और डिब्बा में गिरवा रंग लेकर के कभी अंगार में छोड़ देते थे, कभी कहीं छोड़ते थे। तो उस समय से याद है, देखिए उस टाइम में लोगों को वोट देने की आजादी नहीं थी। विभूतिपुर में अक्सर ये सुनते थे कि आधे जगह बूथ जो है लोग छाप लेते थे, वोट डालने नहीं देता था। लेकिन हम समझते उसके बाद जो एक टीएन सेशन आया ना, टीएन सेशन जब चुनाव आयुक्त बन करके वो आया था, तो उसने इस पर बहुत काम किया, और वो समस्तीपुर विभूतिपुर भी आया था। हम लोगों ने जो लिख करके पार्टी ने जो दिया था कि इस इलाके में जो है वो नहीं वोट डालने देता है, तो सारे बूथ पर गया था, और बहुत सारे बूथ को उसने चेंज किया था। कि पहले क्या था कि फ्यूडल का जहाँ घर है वहाँ बगल में स्कूल है, तो 8 किलोमीटर से लोग जाके वहाँ वोट डालेगा। तो उसने पहली बार दिया था कि नहीं, अगर कहीं स्कूल है तो वो डिसेंट्रलाइज होगा, वो बूथ वहां जाएगा। और ऐसा हमारे ख्याल से 24 बूथ हमारा पार्टी का निकल करके गांव के गरीबों के बीच में चला गया था। तो ये उस टाइम में मेरे ख्याल से 85, 90, 95, 90, खास करके 90 तक जो है ये रहा। 95 में भी रहा, लेकिन 2000 में कंप्लीट जो है ना ये लगभग ये बंद हो गया। और हमारा पार्टी तो हर चुनाव में यहाँ पर उस समय में वोट नहीं डालता था, वोट डालने के लिए लड़ते थे। उसमें कॉमरेड जयकृष्ण की शहादत हुई थी, साथी जयकृष्ण की शहादत उसी में हुई थी। तो ये वहाँ यहाँ पर तो था, और ये यही नहीं था, पूरे बिहार में था। फ्यूडल जो है वो वोट डालने नहीं देते थे गरीबों को, भूमिहीनों को वोट डालने नहीं देते थे, शोषित उत्पीड़ित तबका को वोट डालने नहीं देता था। आज वो परिस्थितियां नहीं। उसके बाद अगर इसी सवाल से दूसरा सवाल की तरफ जाएं, तो एक चीज है कि जितना जगह भूमि संघर्ष हुआ है, हाँ, उसके बाद से आप उसका चुनाव में क्या असर देखते हैं? ये बात तो पहले ही बता दी कि जिस तरीके से मार्क्सवादी चेतना बढ़ना चाहिए था, उस तरीके का चेतना अगर नहीं भी बढ़ा, चुनाव में उसका क्या असर है? वो चुनाव का हम पूछ रहे, मुखिया का चुनाव, मतलब मुखिया का चुनाव, एमएलए का चुनाव, हाँ, जब बीच में पार्टी कुछ दिनों तक हारी थी, उस समय भी क्या उन बूथ से जहां पे लैंड स्ट्रगल हुआ, क्या उन बूथ से पार्टी का पोजीशन अच्छा था? और अभी अगर चुनाव होता है तो उन जगहों का क्या स्थिति है चुनाव के दृष्टिकोण किसी भी चुनाव के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत जहां भी लैंड स्ट्रगल हुआ वहां पार्टी का दूसरी जगह से ज्यादा मजबूत स्थिति रही है। डिटोरिएशन हुआ है, कमजोरियां हुई है, लेकिन बावजूद इसके, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, अपेक्षाकृत वहां ज्यादा अच्छा मत प्राप्त हुए पार्टी को। और ये सिंपल सा सवाल है, जहां पार्टी स्ट्रगल करेगी तो वहां, और ये एक सवाल भी है कि जहां जमीन की लड़ाई हम लड़े हैं, ये ठीक है 25% लोग, लेकिन 75% लोगों के जहन में है कि यही लाल झंडा तो हमको जमीन दिलवाया है।
तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पार्टी के साथ में रहती है। तो हाल के दिनों में पार्टी जो है क्या जमीन के सवाल पे कुछ करने का सोच रहा है? नहीं, अभी अब बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। जमीन का कंसंट्रेशन समस्तीपुर जिले में खास करके, जो दूसरे जिले में है वो यहाँ उतना नहीं है, समझे। और मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा कोई लैंडलॉर्ड नहीं है जिसकी जमीन सीलिंग से फाजिल जमीन, कुछ एक जगह है, हम लोगों को पता है कि सीलिंग की जमीन को वो कब्जा किए हुए है, लेकिन जहां वो है वहां हमारी पार्टी बहुत कमजोर है। लेकिन दूसरे जिला में जो जमीन का कंसंट्रेशन है, जैसे पूर्णिया में आज भी है, या कटिहार में है, या और भी दूसरे जिले में, मोतिहारी के इलाके में है, बेतिया के इलाके में है, तो वैसा समस्तीपुर में नहीं है। समस्तीपुर में 3 ही लैंडलॉर्ड है जिसकी जमीन है। एक बालेश्वर चौधरी, जो आप लोग गए हैं, गंगोली कोठी। दूसरा जो है सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड जो है गजेंद्र नारायण सिंह साहू, वो ये सुम्हा डोरी, वो सिंघिया में है, तो वो सिंघिया के इलाके में। लेकिन तीसरा लैंडलॉर्ड जो है ये जगतानंद सिंह, जो आप, वो बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं है, वो बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं है, लेकिन उसको आप कह सकते हैं कि मिश्रित है, लैंडलॉर्ड प्लस वो कैपिटलिस्ट, वो पूंजीवादी जमींदार है। उसके कई मतलब और भी धंधा है, अभी कोई फैक्ट्री वगैरह भी लगा रहा है। और फिर तीसरा जो यहाँ जमींदार है तो वो रायपुर महंत। तो रायपुर महंत के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं, वो कोई 2000 एकड़ के करीब जमीन था, जो भी उसमें एक हिस्सा दूसरे जिला में है, मेरे ख्याल से मोतिहारी में कुछ जमीन उसका है। यहाँ ज्यादा जमीन, यहाँ तो 500 एकड़ के करीब जमीन था, जिसको पहले हटा दिया, और जो बचा तो सीलिंग में चला गया, तो वो अभी वो निकल गया। तो यहाँ जमींदारों की जमीन, और इसीलिए पार्टी के पास में अब जमीन के सवाल को, मतलब नए जमीन को तलाश करके खोजना थोड़ा कठिन काम है ही नहीं, जमीन तो कहाँ खोजेगा। अब है कि जहां हम लोगों ने स्ट्रगल किया था, अब उसको कानूनी एक जो है ना हक दिलाने की लड़ाई कुछ से जहां जगह पर है बाकी है, तो उसमें पार्टी जो है ना एजेंडे में लेकर के काम कर रही है। उसमें खास करके जहां हम करा सकते हैं, हमको है वो लिटियाही में, वो सीलिंग से फाजिल जमीन है, उसको मिलना है, उसका प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग लगे थे। गंगोली कोठी में जो बचे हुए लोग हैं उसका चल रहा है। चंदौली में आप लोग देख के आए, पर्चा वहां दिला दिए हैं। रायपुर महंत के भी जमीन का आधे से ज्यादा का पर्चा बन के तैयार है, फिर लेकिन हम लोग बोले कि सबका एक साथ कर दो, तो इसलिए उसमें हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा वही है कि जहाँ थोड़ा मसला अलग है, जो मैं पहले जिसकी चर्चा किया, जमीन के नेचर अलग अलग है, तो उसमें कुछ कठिनाई कुछ जगह हो रहा है। लेकिन हम लोगों के पास में है क्या, एक मात्र कई जगह पर बीटी एक्ट, बिहार टेंडेंसी एक्ट, जो कहता है कि 12 साल में जमीन का नेचर बदल जाता है, जो कहता है कि 12 साल अगर प्रूफ कर हो जाए कि इस जमीन पर आप यहाँ बसे हुए हैं, तो उसका पर्चा उसको दे देना है। कोई सब चीज का सहारा लेकर के पार्टी, हम समझते हैं कि बढ़ रही है, और आगे भी इस पर ठोस एक स्ट्रेटजी तैयार करके 2 हिस्से में हमको देखना पड़ेगा। एक कोर्ट के हिस्से को, कोर्ट में कहाँ क्या मसला है, दूसरा कि जमीन के संघर्ष में जो कुछ कमजोरियां आई, जैसे हम लोगों ने जब कब्जा दिलाए थे तो 500 लोगों को दिलाए, आज अगर हम जाते देखते वहां 300 लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल जिसको जमीन की जरूरत थी, 200 ऐसे लोग उसमें आ गए थे, जिनको जरूरत नहीं थी वो आ गए थे, इसीलिए तो वापस चले गए। तो उसको फिर से हम लोगों को एसेस करके, जहाँ ऐसी जमीन खाली है तो वहाँ बहुत सारे गरीब भूमिहीन है, उनको ले जाके पोजेस्ट करने की जरूरत है। बस